गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा आज हम आपको जैविक क्रिया से श्वसन चैप्टर का पाठ बताएंगे। इसके पूर्व आपको पोषण व पाचन, आपका न्यूट्रिशन और डाइजेशन से बातें बताई गई थी। यह आपका श्वसन का फर्स्ट पार्ट होगा आज, अर्थात यहां से चालू किया जाएगा। सबसे पहले हम यही डिफाइन करते हैं कि श्वसन क्या होता है, व्हाट इज रिस्पायरेशन। आप कहते हैं कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है? रिस्पायरेशन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेता है। कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस को लेता है और फूड मटेरियल जो कह लीजिए ग्लूकोज, इसको वो ब्रेक डाउन करता है, इसका कंबक्शन कराता है। जैसे आप C6H12O6 प्लस 6O2 कर लेते हैं, मतलब 6 ऑक्सीजन के लिए जाते हैं। और इस प्रकार से यह ऑक्सीजन जो होता है इसको कंबक्शन करने में, इसका ऑक्सीडेशन, इसका दहन करने में मदद करता है। और निकलने वाली गैस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा उसके बाद आपका H2O और उसके साथ साथ आपका एनर्जी निकलती है। ये चीजें आपका फॉर्म होती है कहाँ पे? रेस्पिरेशन में। आप एक बार फिर से सुनिएगा इसके विषय में। आप एक सरल सा जो रखते हैं, तो बेटा आप ये देखेंगे कि श्वसन कहने का अर्थ हो गया, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेकर के खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और एनर्जी का निर्माण होता है। आप सोच रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, जलवाष्प कैसे बनता होगा, कि इसमें जलवाष्प कहाँ से आ गया, ये बताया जा रहा है। जलवाष्प कहने का अर्थ है कि आप सांस लेते समय एक शीशे पर सांस को छोड़िए, कोई मिरर ले लीजिए जिसपे आप चेहरा अपना देखते हैं, उस पे सांस को छोड़िए, आप देखेंगे कि मिरर धुंधला हो जाता है। और यह धुंधला होना इस बात का संदेश देता है कि मिरर के ऊपर जलवाष्प की एक पतली सी कवरिंग हो गई। या आप ठंडक के दिनों में जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नाक से धुआं निकल रहा है। तो वही चीज जो आपका जलवाष्प था जब बाहर आता है तो कंडेंस हो जाता है ठंडक के दिनों में, और वो आपका फॉग का रूप ले लेता है इस तरीके से। तो जलवाष्प निकलता है। किसी भी मेटाबॉलिज्म क्रिया में कभी कभी वाटर फॉर्म भी होते रहते हैं, तो ये वही चीज है, मेटाबॉलिक वाटर ही है जो यहाँ पे फॉर्म हुई है। और ये क्रिया एंजाइमों की मदद से होती है। ये जो क्रिया है वह एंजाइमों की मदद से होती है। और इसके साथ साथ ये क्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी ये बनती है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में इस एनर्जी को एटीपी सिस्टम में क्या कर लेते हैं? बांध लेते हैं। तो एटीपी सिस्टम में जो इसे बांधा गया, तो एटीपी ऐसे तो करेंसी कहलाती है एनर्जी की, इसे आप मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? एटीपी बांध ली जाती है, एटीपी में एनर्जी बांध ली जाती है जरूरत पड़ने पे। यही एटीपी आपका एडीपी में कन्वर्ट होती है, एडीपी भी आपका एएमपी में कन्वर्ट होती है। तो एएमपी माने एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है इसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसके शॉर्ट नेम है। और उसके फुल नेम होते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2 और मोनो माने 1। तो यह आपका फास्फेट के अणुओं की संख्या को दर्शाता है। यह जो यहाँ एनर्जी बनी, ये 6 से 73 किलो कैलोरी लगभग एनर्जी है, जिसमें 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये आपका 6 से 73 किलो कैलोरी एनर्जी है। अब
यही एक बात और भी आती है, हम तो इसको श्वसन क्रिया कहे, जिसको आपने इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहा, रिस्पायरेशन कहा। अब एक शब्द और आता है ब्रीदिंग, क्या है? BREATHING, जिसे आपने सांस लेना कहा। कभी कभी बच्चे एक ही बात को समझ लेते हैं, सांस लेना क्या है, हाँ, और ब्रीदिंग क्या है। तो क्या सांस लेना और ब्रीदिंग, ये श्वसन क्रिया और उसके बाद सांस लेना एक ही चीज है? नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है श्वसन, जबकि सांस लेना एक जैव भौतिक क्रिया है। सांस लेने के लिए किसी भी प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी तरफ आप ये भी पाएंगे कि श्वसन क्रिया में किसी भी प्रकार की एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यह श्वसन क्रिया जो है आपके फेफड़े में, या जो अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं, जैसे आपका मछली हुआ तो मछली के लिए फेफड़ा नहीं बल्कि गिल है, या आपके काकरोच हुए या ग्रासहॉपर हुए, उनमें ट्यूब जैसी संरचनाएं जिसे स्पार्सल कहते हैं। तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग चीजों के, वही आपके पौधों में ये भी चीजें नहीं है, रंध्र पाया जाता है, उससे वो श्वसन क्रिया में गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। तो अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग प्राणियों में, वो एक अलग बात है। लेकिन सांस लेने में केवल गैसियस एक्सचेंज होता है, अर्थात ये जो ऑक्सीजन रिच एयर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या कर दिया जाता है, त्यागा जाता है। तो ये सांस लेना और श्वसन क्रिया की बात हुई। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना चाहेंगे, अंतर समझेंगे, तो इस तरीके से होगा। जो श्वसन क्रिया है एक जैव, क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि आपका सांस लेना एक जैव भौतिक क्रिया है। श्वसन क्रिया में बहुत सारे आपके क्या लगते रहते हैं, श्वसन क्रिया के अंदर आपके बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो लगते हैं, जबकि सांस लेने में कोई एंजाइम नहीं लगता है। श्वसन क्रिया फेफड़े में हो रहा है, जबकि सांस लेने की क्रिया जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर पाया जाता है। तो यह तो आपका इसमें एनर्जी बनती है श्वसन क्रिया में, जबकि सांस लेने में किसी भी प्रकार की एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। और दूसरी चीज आपका अब बात आ रही है कि श्वसन क्रिया जो है आप कहते हैं एक दहन की क्रिया है या एक ऑक्सीडेशन की क्रिया है, इसमें फूड मटेरियल का दहन होता है। तो एक तो दहन आपने ये पढ़ा है जिसे कंबक्शन आप कहते हैं, और श्वसन क्रिया जो हो रहा है वो एक अलग चीज है, उसमें भी दहन हो रहा है। तो क्या श्वसन क्रिया के दहन और ये फिजिकल दहन में कोई अंतर है? मतलब ऐसे जो आग का लगना है उसमें कोई अंतर है? हाँ, अंतर है, उसमें भी अंतर है। कभी कभी परीक्षा में ये भी बात पूछी जाती है। जैसे आपने क्या किया, एक तरफ अगर कॉलम बना लिया श्वसन और दूसरी तरफ आपने कॉलम बना लिया दहन, तो ये श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है और यहाँ जो है यह एक भौतिक क्रिया है। यह एक क्या है, भौतिक क्रिया है। दूसरी बात, श्वसन में जो दहन हो रहा है वो एंजाइमों की मदद से ही हो रहा है, जबकि यहाँ किसी भी प्रकार के एंजाइम का उपयोग नहीं होता है। तीसरी बात, इस दहन के उपरांत श्वसन में जो एनर्जी निकलती है वो स्टेप टू स्टेप निकलती है और वो एनर्जी एटीपी में ट्रैप कर ली जाती है, अर्थात बांट ली जाती है। जबकि आप दहन में जो एनर्जी निकलती है उसको बांधा नहीं जा सकता है, एक साथ में एनर्जी निकलती है जलने में, और उष्मा और प्रकाश के रूप में वह हीट और लाइट के रूप में वो वातावरण में डिस्पर्स हो जाती है। और तो ये अंतर है आपके, ये शरीर के अंदर कोशिका के अंदर हो रहा है जबकि ये बाहर हो रहा है। तो ये अंतर आपके किसके हैं, श्वसन और दहन के। तो आज आपने क्या दो बातें जाना, एक श्वसन क्या है, दूसरी बात सांस लेना क्या है, फिर श्वसन और सांस लेने में अंतर क्या है, फिर आपने श्वसन और दहन को क्या समझा और कैसे अलग किया, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। अब हम तीसरी बात ये करते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। बेटा आप ये जानते हैं कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन।
जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इस प्रकार के रिस्पायरेशन में आप पाएंगे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके जो होता है उसका कंबक्शन करता है, और इस प्रकार से वहां कुछ चक्रीय घटनाएं होती हैं, जैसे आपका क्रैब साइकिल होता है, ये चलता है। वही दूसरी चीज आपका ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसके आप हायर क्लास में अध्ययन करेंगे। तो ये जो क्रैब साइकिल की बात चल रही है, इसे क्रैब नामक वैज्ञानिक ने खोजा भी था, उन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम क्रैब साइकिल रखा गया है। तो ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और दूसरी बात, जो आपका पायरोबिक एसिड बनता है, क्योंकि पायरोबिक एसिड का बनना, जो ग्लूकोज से पायरोबिक एसिड का बनना, यहाँ तक तो दोनों कॉमन होती हैं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, दोनों बात को लिए वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन के लिए कॉमन होता है। तो पायरोबिक एसिड को अब ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये बात निर्धारित करता है कि अब वो किस मूड में जाएगा, कि वायवीय में जाएगा कि अवायवीय श्वसन में जाएगा। अगर ऑक्सीजन मिलता है तो फिर वो क्रैब साइकिल और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ रन करता है। नहीं मिलता है तो फिर आपका एसिटिक एसिड बनाता है या आपका लैक्टिक एसिड बनाता है, ये सब चीजें को फॉर्मेशन कर देता है, या एथिल अल्कोहल बनाता है। तो इन चीजों के बनने से जो एनर्जी होती है वो बहुत कम वैल्यू में निकलती है, अर्थात जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें एनर्जी का मान बहुत कम होता है। तो ये जो इक्वेशन लिखा गया है, ये वायवीय श्वसन का इक्वेशन लिखा गया है। ये रन करता आपका कि पहले तो आप ये पाएंगे कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है अधिक मात्रा में होता है, अधिक ATP का फॉर्मेशन होता है। जब आप एनरोबिक रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हुए, यीस्ट हुए, इनमें इस प्रकार का रिस्पायरेशन पाया जाता है, और ये साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका मामला घटित नहीं होता है। अब आप क्या करते हैं कि ग्लूकोज मान लीजिए ये हो गया आपका C6H12O6, फिर आपका ग्लूकोज से पायरोबिक एसिड ग्लाइकोलिसिस के तहत बन जाती है। ग्लाइकोलिसिस से क्या बन गया, आपका पायरोबिक एसिड बन गया। तो ये पायरोबिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पायरोबिक एसिड जो होती है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फिर इसमें फर्मेंटेशन होता है, और इस तरीके से C2H5OH प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, ये बनता है। तो ये फर्मेंटेशन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, और यहाँ ATP बनेगी, लेकिन इसका मान बहुत कम होगा, 2 ATP फॉर्मेशन होता है। यहाँ 56 किलो कैलोरी एनर्जी केवल बनती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एनरोबिक रिस्पायरेशन के तहत होता है। तो हम आपको इस तरीके से एरोबिक और एनरोबिक रिस्पायरेशन में क्या अंतर होते हैं उसको भी बता दें एक बार फिर से। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि जो आपका एनरोबिक रिस्पायरेशन है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरी चीज आपका जो क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में निकाला जाता है, जबकि इस प्रकार का कोई भी एक्सचेंज एनरोबिक रिस्पायरेशन में नहीं होता है। तीसरी बात, इसमें जो मटेरियल है वायवीय श्वसन में वो कंप्लीटली बर्न कर जाता है, कंप्लीटली कंबक्शन उसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि ये इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है। अगली बात, को एंजाइम आर रिड्यूज, और जबकि यहाँ पे को एंजाइम आर ऑक्सीडाइज। को एंजाइम का रिडक्शन होता है किसमें, आपके एरोबिक रिस्पायरेशन में, जबकि एनरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन होता है। और ये टोटल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये क्रिया कहाँ होती है, टोटल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कौन सा रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, जबकि एनरोबिक रिस्पायरेशन ये आपकी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में न होकर के साइटोप्लाज्म में होती है। क्रैब साइकिल, ETS ट्रांसपोर्ट साइकिल, ये सारी साइकिल चलती है आपके किसमें, एरोबिक रिस्पायरेशन में, जबकि ये चीजें आपके एनरोबिक रिस्पायरेशन में नहीं पाई जाती है। तो इस लेसन की ये जो बातें थी, आज आपको इतनी बातें बता दी गई है।
बाकी चीजों को आपका अगली वीडियो में प्रेषित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इतना पढ़ते रहिए।